नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। क्या आपने कभी सोचा है कि रूस के खिलाफ कभी कोई भी देश एक न्यूक्लियर वार्निंग क्यों नहीं देता? क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है कि आज तक रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन या रशियन यूक्रेन वॉर वेस्ट क्यों नहीं रुका पाया? क्या आप समझते हैं कि नेटो की वजह से कितनी बड़ी न्यूक्लियर वॉर हो सकती है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। रशिया, जो कि एक स्लीपिंग सुपर पावर के नाम से अभी जाना जा रहा है, माना जाता है कि जैसे ही आर्थिक रूप से अपने आप को और आगे करेगा, अग्रसर होगा, जैसे ही तुरंत ये अपने मसल्स फ्लेक्स करना शुरू कर देगा। बहुत कोशिशें की गई 2022 फरवरी में जब युद्ध शुरू हुआ, बहुत सारी कोशिशें की गई कि सैंक्शंस लगा के रूस की इकॉनमी को, रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अक्षम करा जा सके। बट आज हमने देखा कि रूस वापस से उसी जगह पे है जब कभी वो सुपर पावर बनने के कगार में था, तब हुआ करता था। रशिया की अर्थव्यवस्था पहले से काफ़ी बेहतर है और जिस प्रकार से ये हो रहा है, हम मान रहे हैं कि डी-डॉलराइजेशन का भी टाइम आएगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब डॉलर पे अपनी निर्भरता नहीं रखना चाहते। चलिए, वो तो हमारे लिए दूसरा मुद्दा होगा बात करने के लिए। इसके अलावा जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है रशिया का डेड हैंड। रशिया का डेड हैंड क्या है, किस प्रकार से ये डेड हैंड काम कर सकता है और किस प्रकार से आज भी किसी भी देश की हिम्मत नहीं होती है रशिया को एक न्यूक्लियर वार्निंग देने की। इसके बारे में हम विस्तृत तौर से चर्चा करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने हर बार ये बताया है कि अगर कभी भी रशिया को ज़रूरत पड़ी कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर आएगा तो आ भी सकता है, और परमाणु हथियार का जैसे ही इस्तेमाल होगा पूरी दुनिया का तहस नहस। ये तो मैं बता ही सकती हूँ, कोई भी बता सकता है। जिस प्रकार से रशिया ने अपने आप को परमाणु रूप से सशक्त करके रखा है, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। चलिए, रशिया कुड यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स इफ इट वाज स्ट्रक विथ कन्वेंशनल मिसाइल्स, यानी कि परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा इवन अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार के कन्वेंशनल मिसाइल्स यानी कि नॉर्मल रॉकेट से भी अगर हमला होता है तो ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। और कोई भी असॉल्ट अगर इनके ऊपर होगा जो एक न्यूक्लियर पावर के थ्रू हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री से अटैक हो रहा है जो खुद न्यूक्लियर पावर नहीं है पर दूसरी कंट्री जो सपोर्ट कर रही है वो न्यूक्लियर पावर है, तो ये बिल्कुल जॉइंट अटैक करने के लिए मानेगा। ये जॉइंट अटैक है, यानी कि यूक्रेन जो कि खुद एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, पर अगर इसको समर्थित करने वाली कोई भी कंट्री जैसे कि यूएसए अगर इससे जॉइंट अटैक करती है तब भी रूस इसका प्रयोग कर सकता है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में किस प्रकार से अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स को देखें तो अगर आप रशिया की बात करेंगे, रशिया के पास इस समय सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। 5580 वेपन्स हैं इसके पास, और ये 2024 का आंकड़ा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दूसरे नंबर पर यूएसए आता है। यूएसए के पास 5044 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हालांकि थोड़ा घट रहा है ये। यूनाइटेड किंगडम के पास 225 न्यूक्लियर वेपन्स है, ये भी बढ़ोतरी की तरफ है। फ्रांस 290 पर रुक गया है। इजराइल के पास खुद न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान के पास 170 है। भारत के पास 172 है, जबकि चाइना के पास 500 है। तब भी भारत को बार बार परेशान किया जाता है कि आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करिए, तभी आपको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने के बाद ही हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बना सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब भारत खुद न्यूक्लियर हथियारों वाले देशों से घिरा हुआ है तो ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों दे देगा? कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसा करेगा। हालांकि भारत ने 1970s के दौर में 1970s एवं 1990s के दौर में 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे जिनको हम पोखरण के नाम से जानते हैं। तो पोखरण जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने किए उसके बाद काफ़ी सारे सैंक्शंस भी लगे भारत के ऊपर, पर किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि भारत अपने आप को सशक्त करने के लिए कर रहा है। रूस को सोवियत संघ के परमाणु हथियार विरासत में असल में मिले हैं। फिर 1991 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, यूएसएसआर सोवियत संघ का जब शरण हुआ तो 15 कंट्रीज़ बनी। इसमें से कुछ के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और कुछ ने दे दिए थे। तो जो रूस को मिले हैं वो सोवियत संघ के परमाणु हथियार हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है, और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार पुतिन के पास लगभग 5580 परमाणु हथियार हैं। इनमें से लगभग 1200 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी बरकरार है, और लगभग 4380 ऑपरेशनल हैं।
एफएस ने यह भी कहा है कि भंडारित हथियारों में से 1710 रणनीतिक हथियार तैनात है। लगभग 870 भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल्स पर, लगभग 640 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर है। मतलब इन्होंने एक अपनी पेरिफेरी लगा ली है। पेरिफेरी खुद के क्षेत्र में तो है ही, आसपास के क्षेत्रों में भी रखा है, जैसे कि आर्कटिक ओशन में। संभवतः 200 भारी बम वर्षक ठिकानों पर। ऐसी संख्याओं का मतलब है कि रूस दुनिया को कई बार नष्ट कर सकता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने खुद के भंडार के साथ ऐसा कर सकता है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के पास अधिकतम 40,000 परमाणु हथियार थे, जबकि अमेरिका के पास अधिकतम 30,000 परमाणु हथियार थे। इसके अलावा रूस के प्रकाशित 2020 परमाणु सिद्धांत में उन स्थितियों को निर्धारित किया गया है जिसके तहत एक रूसी राष्ट्रपति परमाणु हथियार का उपयोग करने का विचार करेगा। सबकी अपनी अपनी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है कि हम अपने परमाणु हथियारों का उपयोग कब करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर परमाणु या अन्य सामूहिक विनाश के हथियार का उपयोग करके किए गए हमले की प्रतिक्रिया के रूप में, या फिर रूस के खिलाफ पारंपरिक हथियारों के उपयोग के लिए जब राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है, तब भी पुतिन ने 26 सितंबर को परमाणु सिद्धांतों में बदलाव का विवरण भी दिया। पुतिन द्वारा बताए गए नवाचारों में उन खतरों का विस्तार शामिल है जिसके तहत रूस परमाणु हमले पर विचार करेगा। परमाणु क्षेत्र के तहत सहयोगी बेलारूस को शामिल करना, साथ ही साथ यह विचार कि रूस पर पारंपरिक हमले का समर्थन करने वाली प्रतिद्वंदी परमाणु शक्ति को भी उस पर हमले करने वाला माना जाएगा। नया सिद्धांत अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, या स्पष्ट अभी भी नहीं है कि प्रकाशित किया जाएगा कि नहीं। क्या रूस को और अधिक परमाणु हथियार मिलेंगे? देखो, इस समय पूरी कंट्री में, पूरे देश में, साथ ही साथ विदेश में, यानी वैश्विक रूप से हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। सबसे पहले तो रूस यूक्रेन का खुद का युद्ध है। रूस यूक्रेन का युद्ध, ठीक है। दूसरी चीज इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक। तीसरा, चीन और ताइवान के बीच में लगातार टेंशन्स बढ़ रही है, और चीन और फिलीपींस में भी साउथ चाइना सी को लेके, दक्षिण चीन सागर को लेके लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पहले से ही परमाणु हथियारों से ग्रसित हैं। मतलब इनके पास है, रूस के पास सबसे अधिक है, इजराइल के पास भी अधिक है, चीन के पास भी है, और यहाँ पे दक्षिण चीन सागर में हमें पता है सिर्फ चीन और फिलीपींस का विवाद नहीं है, बल्कि वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रूने और ताइवान भी शामिल हैं। तो अगर आप इस समय देखें तो परमाणु हथियार की वजह से पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। जब ये पावर इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो एक कोई कंट्री है वो ज़्यादा अपने आप को सशक्तिकरण की तरफ ले जाती है और वो बुली बन जाती है, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ को परेशान करने का कार्य करती है। और यही असमानता है जिसकी वजह से आज भी हमारे विश्व में शांति नहीं आई है। इसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ जिनके पास आर्म्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उनको लगता है कि हमारे पास भी अगर न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो हम भी अपने आप को बहुत सशक्त कर सकते हैं। तो इस समय पूरा का पूरा विश्व आर्म्स रेस में आ चुका है। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ भी अभी कार्य कर रही हैं आर्म्स खरीदने में या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, जिन्हें लगता है कि उनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन होगा तो उनके खिलाफ कोई कंट्री कभी कार्रवाई नहीं कर सकती। वाशिंगटन महंगे हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए हथियार नियंत्रण पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की बात करता है। एफएस ने रूसी बलों के अपने 2024 के विश्लेषण में ये बताया, जबकि रूस में परमाणु बयान और धमकी भरे बयान बहुत चिंताजनक हैं। रूस के परमाणु शस्त्रागार और संचालन हमारे 2023 के अनुमानों के बाद से चल रहे हैं। आधुनिकीकरण से परे बहुत कम बदले हैं। एफएस ने भी कहा कि भविष्य में रूसी सामरिक बलों को सौंपे गए वॉरहेड की संख्या भी बढ़ा सकता है,
क्योंकि एकल वॉरहेड मिसाइलों को कई वॉरहेड से लैस मिसाइलों से बदल दिया जाता है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि रूस के परमाणु विकास पर पश्चिमी प्रतिबंधों का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा क्या रूस परमाणु परीक्षण फिर से करेगा, क्योंकि पुतिन ने हाल ही में कुछ ऐसे वायदे भी किए हैं जिससे हमें लग रहा है कि फिर से एक परमाणु परीक्षण होगा। पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका परमाणु हथियार का परीक्षण करता है तो रूस भी इस पर विचार करेगा। हालांकि अब की सदी में मोदी जी ने बार बार कहा है कि ये ऐसा टाइम नहीं है जिसमें हम युद्ध करें, ये ऐसा टाइम है जिसमें हम अपने आप को अग्रसर करें, स्पेशली कोविड के बाद। पर अगर कोई भी एक कंट्री है जो रूल सेटर है, वो खुद रूल्स तोड़ेगी, जैसे कि मान लीजिए यूएसए ने एक परमाणु हथियार का परीक्षण किया, तो बाकी कंट्रीज़ भी ऐसा करने लगेंगी, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जिसमें यूएसए को सर्वोपरि माना जाता था। यूएसए अफगानिस्तान में हार चुका है। यूएसए ने अन्य देशों में भी देखा है कि किस प्रकार से अब इनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। कोई भी सैंक्शंस एकदम फुल्ली नहीं फॉलो कर रहा है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो सैंक्शन समझती भी नहीं है कि क्यों लगाए जा रहे हैं। तो इस समय अमेरिका की स्थिति बहुत नीचे आ गई। तो अमेरिका को रूल सेट करने के लिए ये अपने आप को भी सेट करना होगा कि हम भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। पिछले साल पुतिन ने कानून पर हस्ताक्षर कर रूस के व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के अनुसमर्थन से वापस ले लिया है कि इसका ये मतलब है कि कभी भी टेस्टिंग कर सकता है। सोवियत के बाद से रूस ने परमाणु परीक्षण नहीं किया, मतलब जब 1991 था उसी से पहले किया था, उसके बाद नहीं किया। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के अनुसार 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद केवल कुछ देशों ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतिम बार 1992 में किया था, चीन और फ्रांस ने 1996 में, भारत एवं पाकिस्तान ने 1998 में, यह पोखरण 2 था। उत्तर कोरिया ने 2017 में किया है, परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। सोवियत संघ ने अंतिम बार 1990 में परीक्षण किया था। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर रूस ने 1996 में हस्ताक्षर किए थे। अगर बात करें रशिया का डॉक्ट्रिन चेन ऑफ कमांड क्या है, ऑथराइजेशन कौन करता है, यानी कि ऐसी अगर स्थिति आ जाती है कि हमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, रशिया को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े, तो सबसे पहले ऑथराइजेशन पुतिन देंगे, यानी कि रशियन प्रेसिडेंट देते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन होता है एक ब्रीफ केस जिसको शेगेट के नाम से जाना जाता है। ये ब्रीफ केस है, इसका नाम है शेगेट। ये प्रेसिडेंट के पास रखा जाता है ताकि ऑल टाइम मिलिट्री कमांड दे सके। फिर उसके बाद रशियन जनरल स्टाफ एक्सेस कर सकते हैं लॉन्च कोड्स, और उसके बाद 2 वॉरहेड्स वो भेज सकते हैं। एक तो ट्रांसमिट कोड्स के थ्रू होता है ताकि इंडिविजुअल वेपन कमांडर्स को भेज सके कि अब आपको लॉन्च करना है, और दूसरा बैकअप होता है। ठीक है, इसके अलावा रशिया कैसे जस्टिफाई कर सकता है कि भाई रशिया, मैंने आपको बताया था कौन से ग्राउंड्स पे रूस इस्तेमाल कर सकता है, वही उन्हीं ग्राउंड्स पे जस्टिफाई भी कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन रूसी परमाणु हथियारों के उपयोग पर अंतिम निर्णय लेने वाले हैं। तथाकथित परमाणु ब्रीफकेस, इसे चेगेट के नाम से जाना जाता है। असल में कॉकेशस पर्वत में माउंट चेगेट है, तो उसी के नाम पे रखा गया है। हर समय राष्ट्रपति के साथ ये ब्रीफकेस रहेगा। रूसी रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख के पास भी ऐसे ही ब्रीफकेस होने का अनुमान है ताकि आपस में इंटरऑपरेबिलिटी बनी रहे। अनिवार्य रूप से ब्रीफकेस एक संचार उपकरण है जो कि राष्ट्रपति को उनके सैन्य शीर्ष अधिकारियों से और फिर अत्यधिक गुप्त काज़बेक इलेक्ट्रॉनिक कमांड एवं कंट्रोल नेटवर्क के माध्यम से रॉकेट बल से जोड़ता है। काज़बेक कावकाज नामक एक अन्य प्रणाली का समर्थन करता है। कमांड नामक एक खंड में 2 बटन होते हैं, सफ़ेद लॉन्च होता है और एक लाल होता है रद्द बटन होता है। ब्रीफकेस को एक विशेष फ्लैश कार्ड द्वारा सक्रिय किया जाता है। अगर रूस को लगता है कि उस पर रणनीतिक परमाणु हमला होने वाला, तो राष्ट्रपति ब्रीफकेस के जरिए जनरल स्टाफ कमांड और रिजर्व कमांड यूनिट के साथ सीधे लॉन्च ऑर्डर भेजेंगे। ऐसे आदेश अलग अलग संचार प्रणालियों से रणनीतिक रॉकेट बल इकाइयों तक तेजी से पहुंच जाएंगे, जो फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप पर हमला करेंगे। फिर करेंगे, उसके बाद ही करेंगे जहाँ पे भी करना है। अगर परमाणु हमले की पुष्टि हो जाती है तो पुतिन अंतिम उपाय के रूप में तथाकथित डेड हैंड या फिर पेरीमीटर सिस्टम को भी सक्रिय कर सकते हैं, और यही डेड हैंड है जिससे पूरी की पूरी दुनिया डरती है। ये पेरिफेरल सिस्टम है। एक बार अगर ये लॉन्च हो गया, एक समय पे लगा पुतिन को या फिर रशिया को लगा कि अब हम शायद ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जब हम पेरीमीटर या डेड हैंड का इस्तेमाल करेंगे, तब डेड हैंड आता है। ये अनिवार्य रूप से कंप्यूटर रूस के पूरे शस्त्रागार को लॉन्च करके प्रलय
का दिन तय करेगा। डेड हैंड की वजह से ही इतना ज़्यादा डर लगता है दुनिया को। अगर क्रेमलिन नेतृत्व विनाश का सामना कर रहा हो, रूस ने इस सिस्टम के बारे में या सोवियत काल से इसके अपडेट के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए इसकी वर्तमान स्थिति अभी भी हमारे पास स्पष्ट नहीं है। पुतिन का ये डेड हैंड है। डेड हैंड ये न्यूक्लियर स्ट्राइक डिटेक्ट कर लेगा, देखेगा कि कितनी रेडिएशन आई है। कोई कंट्री अगर इसके ऊपर अटैक करती है तो ये डेड हैंड क्या करेगा, देखेगा कि कितना ज़्यादा विनाश आया है, कितना रेडिएशन हुआ है, कोई अर्थक्वेक या भूकंप जैसी स्थिति आई है कि नहीं। फिर उसके बाद सिस्टम तुरंत ट्रिगर हो जाएगा और एक प्री एंटर्ड ऑर्डर जनरल स्टाफ से लेगा, आर्म्ड फोर्सेस से लेगा रिटेलिएट करने के लिए। फिर उसके बाद एक कमांड रॉकेट ट्रांसमिट करेगा लॉन्च ऑर्डर। अलग अलग जगह पे न्यूक्लियर सिस्टम्स रखे होते हैं न्यूक्लियर सिलोस के लिए, और फिर पूरा का पूरा आर्सेनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक साथ ही लॉन्च हो जाएगा। विश्व के सबसे विनाशकारी परमाणु प्रणालियों में से एक माने जाने वाली डेड हैंड का विकास पहली बार शीत युद्ध के दौरान हुआ था। ये 1970 से 1980 के दशक में था। इस प्रणाली को विशेषज्ञों द्वारा प्रलयकारी उपकरण करार दिया है, या एक ही बार में सभी परमाणु बमों को दागने में सक्षम है। डेड हैंड एक स्वचालित ऑटोमेटेड हथियार प्रणाली है जिसे जवाबी परमाणु हमले करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मूलतः यदि रूस पर परमाणु हमला होता तो पेरीमीटर स्वचालित रूप से जवाब में दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसका निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि यदि सभी रूसी अधिकारी मारे गए तो जवाबी हमला किया जाएगा। इसे डेड हैंड इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी इंसान की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, बल्कि एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है। ठीक है, अब इससे संबंधित हम एक प्रश्न देखते हैं। रूस की डेड हैंड प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेड हैंड का विकास पहली बार शीत युद्ध के दौरान किया गया था। डेड हैंड एक स्वचालित हथियार प्रणाली है जिसे जवाबी परमाणु हमले करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।